दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों इस वीडियो में हम टीजीटी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए टीजीटी नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम का विश्लेषण करेंगे और ये देखेंगे कि सिलेबस क्या है, इससे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन से नए प्रश्न बन सकते हैं, इन सब के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टीजीटी यानी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक नागरिक शास्त्र का सिलेबस क्या है। इसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में। तो राजनीतिक सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थियरी, राजनीति शास्त्र, परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र, इसके अलावा राज्य यानी स्टेट की परिभाषा, निर्माणक तत्व, राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, राजनीतिक अवधारणाएं जैसे संप्रभुता, कानून और दंड के सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, नागरिकता, प्रजातंत्र और अधिनायक तंत्र। इसके अलावा राजनीतिकवाद में क्या क्या चीज़ें हैं, व्यक्तिवाद, उदारवाद, फांसीवाद और वैज्ञानिक समाजवाद। ये तो राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक अवधारणाएं और विचारधाराओं के टॉपिक हैं। इसके अलावा जो राजनीतिक दार्शनिक हैं यानी जो हमारे पाश्चात्य और भारतीय राजनीतिक दार्शनिक और विचारक हैं, उसमें प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक और रूसो, बेंथम और जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, मनु, कौटिल्य और गांधी हैं। अगर भारतीय शासन और राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो इसमें भारतीय संदर्भ में संविधान, इसकी परिभाषा और वर्गीकरण, सरकार के प्रकार, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन, एकात्मक और संघात्मक शासन, सरकार के अंग में आप जानते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके अलावा निर्वाचन प्रणाली, चुनाव आयोग, चुनाव सुधार, राजनीतिक दल और मतदान व्यवहार। भारतीय राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत आप देख सकते हैं भारतीय राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक, गांधी, नेहरू, सुभाष, जिन्ना और बी.आर. अम्बेडकर का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। इसके अलावा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघ सरकार, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद और सर्वोच्च न्यायालय। फिर देखिए न्यायिक सक्रियता, उसके बाद राज्य सरकार में राज्य सरकार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे है केंद्र राज्य संबंध, जिला प्रशासन, जिलाधिकारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज, भारतीय लोकतंत्र की कुप्रवृत्तियाँ या भारतीय राजनीति में जो जातिवाद, क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता है। फिर राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी, राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या यानी राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या, कौन कौन सी समस्याएं हैं, इसके बाधक तत्व कौन से हैं और राष्ट्रीय एकीकरण की इन समस्याओं से कैसे निजात पाया जा सकता है। ये राजनीतिक दल और दबाव समूह, उसके अलावा भारतीय प्रशासन, फिर नौकरशाही, ओम्बुड्समैन यानी जनहित रक्षक और भारतीय संदर्भ में लोकपाल और लोकायुक्त तथा भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ। ये जितने भी टॉपिक हैं जो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी नागरिक शास्त्र के लिए, उनको हमने एक निगाह में देख लिया। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन से नए प्रश्न पूछ सकता है, किनकी संभावना है। तो जब हम राजनीति विज्ञान पढ़ना शुरू करते हैं तो उसका पहला ही अध्याय होता है राजनीति शास्त्र का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व। वहाँ से कौन कौन से विचारकों द्वारा राजनीति विज्ञान की कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं, इसकी प्रकृति क्या है, कला है या विज्ञान, और उस पर कौन से विचारक ने अपना क्या राय व्यक्त किया है, उस विचारक का नाम और उनके द्वारा दी गई परिभाषा। फिर इसका विषय क्षेत्र क्या है, अन्य विषयों से इसका संबंध क्या है, ये सारी चीज़ें राजनीति विज्ञान के अंतर्गत देखनी पड़ेंगी। और राजनीति विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, किस शब्द से हुई है और मुख्य टर्मिनोलॉजी क्या है, इन सब को जानना जरूरी है। राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर्गत आप जानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और राजनीतिक सिद्धांत का उत्थान और पतन किस तरह से हुआ है, इसके विचारक कौन से हैं, कौन कौन से कारण राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए उत्तरदायी रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत देखना जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण अध्याय आता है राज्य
यानी स्टेट, राज्य की परिभाषा और राज्य के निर्माणक तत्व और राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत कौन से हैं। तो आप जानते हैं कि राज्य स्टेट शब्द से बना है और आधुनिक अर्थों में स्टेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकियावेली ने किया था, जिसको हम आधुनिक राज्य कहते हैं। निर्माणक तत्व यानी राज्य के निर्माण में कौन कौन से तत्व सहायक होते हैं, यानी राज्य के अंग या राज्य के निर्माणक अंग कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ये राज्य के 4 निर्माणक तत्व हैं। राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत आप जानते हैं। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, समझौता सिद्धांत है, पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक सिद्धांत और लास्ट में एक सर्वमान्य विकासवादी सिद्धांत। इन सभी के बारे में जो भी तथ्य हैं और विभिन्न विचारकों के द्वारा दिए गए मंतव्य और विचारकों द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं, उनको याद रखना बहुत जरूरी है। जब हम राजनीतिक अवधारणाओं की बात करते हैं तो उसमें संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी, संप्रभुता के साथ ही थोड़ा सा बहुलवाद के बारे में जानना जरूरी है। फिर कानून क्या है, लॉ, इसकी उत्पत्ति क्या होती है, कानून के कौन कौन से सिद्धांत हैं, दंड क्या है, दंड के सिद्धांत क्या हैं और इन सिद्धांतों के प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जब हम राजनीतिक अवधारणाओं में आते हैं तो यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, नागरिकता, प्रजातंत्र और अधिनायक तंत्र, ये सभी टॉपिक आप तैयारी के दौरान पढ़ते हैं। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी हैं, या फिर कौन कौन से विचारक इन विचारधाराओं का समर्थन करते हैं। संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, किस विचारक ने सबसे पहले संप्रभुता शब्द को व्याख्यायित किया था। संप्रभुता राज्य का प्राण तत्व है, बिना संप्रभुता के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति है। ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत या ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना बहुलवादियों ने क्यों की है, इन सब तरह के जो भी प्रश्न हैं इनके संबंध में विचार और विचारक, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप जान लीजिए कि अधिकार के कौन कौन से सिद्धांत हैं, या फिर नागरिकता की उत्पत्ति कैसे हुई है, नागरिक कौन है। अरस्तु के समय से नागरिक और नागरिकता की क्या विशेषताएं और परिभाषाएं व्याख्यायित की जाती रही हैं। अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन होता है, उसके कौन कौन से गुण होते हैं, ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है। प्रजातंत्र और अधिनायक तंत्र, ये दोनों एक दूसरे से विरोधी विचारधाराएं हैं। प्रजातंत्र या लोकतंत्र आप जानते हैं। प्रजातंत्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके प्रमुख सिद्धांत और विचार कौन से हैं, प्रमुख विचारक कौन से हैं। अधिनायक तंत्र की प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताएं क्या हैं, इन सबको जानना जरूरी है। इसके अलावा जब हम वाद यानी जो कॉन्सेप्ट एंड इज्म पढ़ते हैं, उसमें व्यक्तिवाद, उदारवाद, फांसीवाद और वैज्ञानिक समाजवाद, इसके अलावा भी अन्य कई वाद हैं। संविधानवाद देखिए, इसके अलावा जब हम समुदायवाद, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं पूछ सकता है, क्योंकि ये सभी राजनीति विज्ञान और राजनीतिक दर्शन और सिद्धांतों से ही संबंधित हैं। तो व्यक्तिवाद का मूल सिद्धांत क्या है, प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक कौन कौन से हैं, व्यक्तिवाद की विशेषताएं कौन सी हैं, ये जानना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से उदारवाद व्यक्तिवाद से किस प्रकार से भिन्न है, उदारवाद की उत्पत्ति कब होती है, फांसीवाद क्या है, इसकी उत्पत्ति क्या है, नाजीवाद और फांसीवाद क्या हैं, इनके जो विचारक हैं नाजीवाद और फांसीवाद के, हिटलर और मुसोलिनी, इनके द्वारा दिए गए प्रमुख वक्तव्य, कथन, ये सभी जरूरी हैं। और जब हम साइंटिफिक सोशलिज्म या वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की बात करते हैं तो मार्क्स, इसके पुरोगामी विचारक जो आदर्शवादी विचारक थे, यूटोपियन विचारक थे, उनको पढ़ना, उनकी विशेषताओं को पढ़ना। और मार्क्स के अंतर्गत मार्क्स ने जो भी सिद्धांत दिए हैं वो सिद्धांत और उसके संबंध में कौन कौन से प्रमुख विचारकों द्वारा उन पर टिप्पणी की गई है, और मार्क्स और एंगेल्स के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं। साथ ही साथ लेनिन, स्टालिन, ग्रामसी, इन सभी को भी वैज्ञानिक समाजवाद के दायरे में पढ़ना जरूरी है। जब हम राजनीतिक दार्शनिक पढ़ते हैं तो पाश्चात्य दार्शनिकों में प्लेटो, अरस्तु, हाब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल, कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं। और राजनीति विज्ञान की जो शुरुआत है वो प्लेटो से होती है। अरस्तु ने थोड़ा सा उसको वैज्ञानिक बनाया। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक और इसका प्रारंभकर्ता माना जाता है।
हालांकि उस समय राजनीति विज्ञान, नीति शास्त्र या एथिक्स का ही एक पार्ट होता था, उसको अलग विषय के रूप में मान्यता नहीं थी। लेकिन तब भी प्लेटो और अरस्तु ने राजनीति विज्ञान का स्वरूप काफ़ी हद तक स्पष्ट कर दिया था। वो बहुत ही ज़रूरी है उसको पढ़ना। प्लेटो को आप पढ़ेंगे, उनकी पुस्तकों को पढ़ेंगे, अरस्तु उसकी पुस्तकें, और प्लेटो और अरस्तु के बारे में जैसे मैक्सी, बार्कर, सेबाइन, डनिंग, इन सभी विचारकों के द्वारा कौन कौन से विचार और कथन दिए गए हैं इनके बारे में वो सब जानना जरूरी है। हाब्स लॉक और रूसो, जब हम संविदावादी विचारक पढ़ते हैं, सामाजिक संविदा का सिद्धांत, इसी में आता है राज्य की उत्पत्ति का संविदावादी सिद्धांत, तब भी हम पढ़ते हैं। हाब्स लॉक और रूसो के प्रमुख विचार कौन से हैं, उनकी पुस्तकें कौन सी हैं, उनके प्रमुख विचार किन पुस्तकों में आए हैं और इन पर विभिन्न विचारकों और विद्वानों द्वारा क्या टिप्पणी की गई है, क्या कथन कहे गए हैं, उन सबको जानना जरूरी है। उपयोगितावाद में बेंथम और मिल को हम जानेंगे। बेंथम का उपयोगितावाद ने बेंथम ने उपयोगितावाद का प्रवर्तन किया। जे.एस. मिल उपयोगितावादी विचारक रहा, लेकिन उसने उपयोगितावाद में नैतिकता का पुट दिया, जो बेंथम ने काफ़ी हद तक नैतिकता को निकाल दिया था। मिल ने स्वतंत्रता, नैतिकता, उपयोगितावाद के दायरे में रहकर उसने आधुनिक अर्थों में कई महत्वपूर्ण जो नीतिगत फैसले होते हैं उसमें सरकार का उसने समर्थन दिया। ऑन लिबर्टी में ये स्वतंत्रता का समर्थन करता है। महिलाओं के सब्जेक्शन ऑफ द वीमेन, इस पर महिलाओं के स्वतंत्रता और उनके अधिकारों की बात मिल करता है। कार्ल मार्क्स, आप जानते हैं कि मार्क्स के नाम से मार्क्सवाद प्रचलित है। जब इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें समाजवाद और साम्यवाद जैसी चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद मनु, कौटिल्य और गांधी के विचार, ये भारतीय राजनीतिक संदर्भ में पढ़ना जरूरी होता है। भारतीय संदर्भ में पूरा संविधान आपको देखना पड़ेगा, संविधान में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, संविधान की विशेषताएं, उद्देशिका, और जो भी संविधान के हमारे चैप्टर हैं, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, फिर संघ शासन, राज्य सरकार, या फिर हम एक क्रम से देखें तो जो भी टॉपिक हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत वो हमें पढ़ने जरूरी हैं। सरकार के कौन कौन से प्रकार हैं उसमें देखिए, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषताएं क्या हैं, इनके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, एकात्मक और संघात्मक सरकार, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इनकी विशेषताएं क्या हैं, प्रमुख विचारक और एकात्मक और संघात्मक सरकार की प्रमुख परिभाषाएं किनके द्वारा दी गई हैं, ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है। सरकार के अंगों में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और इनके संबंधों या आपसी संबंधों के आधार पर सरकार का कौन सा रूप बनकर सामने आता है, उनको जानना भी जरूरी है। कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियां हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं। भारतीय संदर्भ में चुनाव आयोग और चुनाव सुधारों पर बनी समितियां, फिर जो भारत के राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय दल, राज्य स्तरीय दल, उनकी मान्यता और मान्यता की प्रमुख शर्तें कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें जानना जरूरी हैं। फिर भारतीय राजनीतिक प्रणाली में गोखले, तिलक, गांधी, नेहरू, सुभाष, जिन्ना और B.R. अम्बेडकर का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, इनके प्रमुख विचार, इनके द्वारा स्थापित संगठन, लिखी गई पुस्तकें, इसके अलावा इन पर विभिन्न विद्वानों द्वारा क्या की गई टिप्पणियाँ, ये सभी इस टॉपिक के अंतर्गत जानना है। देखिए, भारतीय संविधान की विशेषताएं जब हम पढ़ेंगे तो विशेषताओं के अलावा जो हमारी उद्देशिका या प्रस्तावना है, विभिन्न संविधानों से लिए गए भारत के संविधान के महत्वपूर्ण जो तत्व हैं वो, फिर फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, संघ सरकार, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद और सर्वोच्च न्यायालय, इन सभी के बारे में देखिए, राज्य सरकार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्र राज्य संबंध, इन सभी के बारे में जो प्रमुख आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल किस भाग में लिए गए हैं, ये सारी चीज़ें, और कौन कौन से महत्वपूर्ण उपबंध किए गए हैं, क्या अंतर है मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संघ सरकार और राज्य सरकार या गठन भारत में किस आधार पर किया गया है, भारत में किस प्रकार की सरकार है, उस सरकार की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है। जैसे न्यायिक सक्रियता, तो इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, या न्यायिक सक्रियता भारतीय संविधान में किस प्रकार से लाया गया, जबकि भारत में संविधान की एक जो न्यायालयी प्रक्रिया है वो है, उसके अलावा न्यायिक सक्रियता क्यों आया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी,
और न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित, विभिन्न न्यायाधीश कौन से हैं, इन सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। राज्य सरकारों के गठन में राज्यपाल और मुख्यमंत्री, विधानसभा विधान परिषद से संबंधित जो प्रमुख आर्टिकल और उपबंध हैं उनको देखिए। केंद्र राज्य संबंधों में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में पूछता है वो तैयार रखिए। जिला प्रशासन में जिलाधिकारी, जिलाधिकारी इसकी व्यवस्था, जिलाधिकारी के पद की व्यवस्था कैसे हुई, ये सारी चीज़ें। फिर देखिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और पंचायती राज। ये तृणमूल लोकतंत्र या आधारिक लोकतंत्र लाने का एक प्रयास है। तो त्रिस्तरीय लोकतंत्र की व्यवस्था है भारत में। और आप जान लीजिए कि जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कब से लाया गया है, भारतीय संविधान में या ब्रिटिश शासन से कब से इसकी जो है उत्पत्ति हुई, पंचायती राज प्रणाली क्या है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, कब ये किस अनुच्छेद और किस भाग में कौन कौन से प्रावधान हैं, इनको बड़े विस्तार से आपको जानना जरूरी है। इसके अलावा भारतीय लोकतंत्र की कौन कौन सी कुप्रवृत्तियां हैं, इनको जानना जरूरी है। और इस पर भारतीय लोकतंत्र की कुप्रवृत्तियां और उसके सुधार के उपायों में आपको प्रशासनिक सुधार आयोग के सभी रिपोर्टें आदि पढ़नी पड़ेंगी। भारतीय राजनीति में जो विभिन्न क्षेत्रवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद, इन सभी जो कुत्सित प्रवृत्तियां हैं, इन सब के बारे में भी पढ़ना है। और राजनीतिक दल तथा राष्ट्रीय एकीकरण की समस्याएं, उन समस्याओं का निराकरण किस तरह से किया जा सकता है। और इसमें हमको आपको क्या है, जो न्यू पब्लिश्ड बुक्स हैं इन टॉपिक्स पर, इनको भी जानना जरूरी है। राजनीतिक दल और दबाव समूह में प्रमुख अंतर क्या है, विभिन्न विचारकों द्वारा राजनीतिक दल और दबाव समूह की परिभाषाएं क्या की गई हैं। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र के जीवन प्राण और दबाव समूहों को जो है, दबाव समूह को तृतीय सदन या सरकार के एक अंग के रूप में, इसको भी छिपे हुए अंग के रूप में माना जाता है। उस पर किस विचारक की कौन सी परिभाषा दी गई है, ये सभी जानना जरूरी है। भारतीय प्रशासन में नौकरशाही, अम्बुड्समैन, लोकपाल और लोकायुक्त, तो ये जानना जरूरी है। नौकरशाही यानी नौकरशाही शब्द की व्युत्पत्ति कब से हुई, जो मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इन सब के बारे में। ओम्बुड्समैन, ये जो स्कैंडिनेवियन देश हैं वहाँ से इसका शुरुआत हुआ है जनहित रक्षक के रूप में। और भारत में लोकपाल और लोकायुक्त गठित होने से पहले क्या प्रयास किए गए, लोकपाल और लोकायुक्त कौन है वर्तमान में अपने राज्य के, जानना जरूरी है। इसके अलावा लोकपाल कौन है, उनकी सदस्यता की शर्तें क्या हैं, उनकी नियुक्ति या लोकपाल की खोज के लिए जो कमेटी बनती है उसके सदस्य कौन से लोग होते हैं, और इसका कार्यकाल कितना होता है, ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत, तो भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आधारित कौन सा अनुच्छेद है, और राष्ट्र संघ के साथ भारत की क्या जो है, भारत का संबंध कैसा है, राष्ट्र संघ के जो नीति हैं, घोषणा पत्र है और इसके लक्ष्य और उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त करने में उनके सिद्धांतों से सहमति में भारत कितना जो है समर्पित है, ये सारी चीज़ें यहाँ से जानना जरूरी है। तो आप अगर जो देखेंगे तो इसमें दो तरह के टॉपिक हैं, एक तो स्टेबल और एक डायनामिक। देखिए स्टेबल और डायनामिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिद्धांत, अवधारणाएं और जो विचारक हैं, प्लेटो, अरस्तु, हाब्स, लाक, रूसो, मनु, कौटिल्य, गांधी, ये सभी लोग स्टेबल थिंकर्स के अंतर्गत आते हैं। लेकिन डायनेमिक में भारतीय संविधान, राज व्यवस्था जब आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या नवीनतम परिवर्तन आ रहे हैं, क्या प्रवृत्तियां बन रही हैं, नए संशोधन और नए अधिनियम कौन से आ रहे हैं, इन सब को भी जानना जरूरी है। तब जाकर आप इस जो सिलेबस है इसको कवर कर पाएंगे। और आप जान लीजिए कि संविधान द्वारा कौन कौन से नए निर्णय दिए जा रहे हैं, इनके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। विभिन्न संस्थाओं पर, विभिन्न जो है संगठनों पर संविधान द्वारा कौन सी टिप्पणी की जा रही है, या वर्तमान में राजनीतिक आधारों पर, संविधान की गतिशीलता पर, उसके कार्यप्रणाली पर कोई नई पुस्तकें जो लिखी जा रही हैं उनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तभी जाकर हम इस पूरे सिलेबस को कवर कर पाएंगे। साथ ही साथ सिलेबस देखने के अतिरिक्त
जो मेरी सबसे महत्वपूर्ण सलाह ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप ज़रूर देखें। जब आप सिलेबस देख लेते हैं, एक बार सिलेबस पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं तो आपको ये अंदाज होने लगता है कि इस सिलेबस में कहाँ से कौन से प्रश्न आते हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, हमको किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। कई सारे टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो कि सीधे सीधे तौर पर पाठ्यक्रम में उद्धृत या लिखित तो नहीं होते हैं, लेकिन उनसे रिलेटेड या उनके आसपास से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसलिए आपको जब आप पढ़िए तो जैसे मैंने कहा, संप्रभुता पढ़ते समय बहुलवाद टॉपिक इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन जब आप संप्रभुता पढ़ेंगे तो बहुलवाद को भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि संप्रभुता के विरोध स्वरूप बहुलवाद उत्पत्ति में आया था। संप्रभुता के जनक कौन हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसी तरह बहुलवाद और उसके जनक कौन हैं, संप्रभुता की प्रमुख विशेषताएं, तो बहुलवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, दोनों पर कहाँ पर असहमति है, सहमति कहाँ है, इन सारे बिंदुओं को जब आप समेट कर अध्ययन करेंगे तब आप एक बेहतर दृष्टिकोण और बेहतर तैयारी कर पाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। इसमें हमने पाठ्यक्रम विश्लेषण के अंतर्गत टीजीटी परीक्षा का नागरिक शास्त्र का पाठ्यक्रम विश्लेषण किया। कौन से प्रश्न कहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सब बातों पर भी हमने चर्चा किया और किस तरह से इसकी तैयारी को बेहतर बनाया जाए इसके बारे में भी हमने चर्चा की। और मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर नागरिक शास्त्र विषय से बहुत ढेर सारा प्रैक्टिस सेट और स्टडी मटेरियल उपलब्ध है। आप वहां से अपनी तैयारी में सहायता ले सकते हैं। ऐसे जब तक परीक्षा आ रही है तब तक मैं भी लगातार आप लोगों का मार्गदर्शन करता रहूँगा कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कौन सा प्रैक्टिस सेट बेहतर है। इस पर एक मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। कई साथियों के जो हैं मैसेज आते रहते हैं, कॉल भी आती है कि कौन सा सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा प्रैक्टिस सेट पढ़ें, कौन सा प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्व करें। तो इन सब के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। ये आपके लिए कितना उपयोगी और लाभदायक हुआ हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।